एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल इसके बारे में होम मैनेजमेंट के बारे में, गृह प्रबंधन के बारे में डिस्कशन किया था। कल हम लोगों ने एक नया पेपर शुरू किया गया, होम मैनेजमेंट, जिसमें हमने कल क्या डिस्कशन है, होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन क्या है, कौन सी प्रक्रिया, इसमें कौन कौन से चरण है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी के मतलब विभिन्न थिंकर ने कौन कौन से किसके अनुसार कौन सी परिभाषाएं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं इससे, गृह प्रबंधन की जो बची हुई टॉपिक है उनसे। ओके, तो कल हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने लेक्चर कल का सुना होगा तो उसमें हमने लाइटली इतना बताया था, गृह प्रबंधन एक प्रक्रिया है, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के बारे में, और उसके जितने स्टेप आते हैं उनके बारे में। आज हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, जैसे आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, थ्री स्टेप जो है इसके, ये क्या है, मेन है। वैसे आने को इसके अंदर बहुत से चरण हैं, मतलब कितने चरण हैं, 8 चरण हैं। क्रमबद्ध तरीके से उनको सेट करना होता है, उनके बारे में कल हमने आप लोगों को बताया था। तो आज मेन क्या है, जो आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इसके बारे में हमने कल बताया था, बट आज हम उसके बारे में डीपली देखेंगे। ओके, तो क्या है, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के में कितने चरण हैं, आयोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, नियोजन, आयोजन, जिसे नियोजन कहते हैं फर्स्ट, और सेकंड हमारा क्या है, नियंत्रण, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल या कंट्रोलिंग, और थर्ड हम लोगों का क्या है, मूल्यांकन। ओके, ये हमारे मेन है। इसी के बारे में आज हम डीपली डिस्कशन करेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या कैसे आते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो कल हम लोगों ने इसके विभिन्न चरणों के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, इन सभी के बारे में, और एक मैनेजर जो प्रबंधक होता है उसके कौन से गुण होने चाहिए, इस सभी के बारे में देखा था। तो आज मेन फोकस हम लोगों का इन तीनों पे होगा, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। ओके, तो हमने कल बताया था आयोजन, जिसे हम नियोजन कहते हैं, क्या कहते हैं, नियोजन को प्लान बोला जाता है। तो जैसे हमने बताया कि जो है टीजीटी में, हमने कल एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि हमारा क्या एम है कि टीजीटी में इस बार मेरा सिलेक्शन होना है। तो उसके लिए हमको बस योजना बना लेने से हमारे कार्य नहीं होंगे, उसके लिए हमको बस सोचने से तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके लिए हमें योजना बनानी पड़ेगी, कैसे पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, इसके बारे में हमने कल बताया था। तो उसी तरह से किसी भी कार्य को करने के लिए एक योजना बनानी पड़ती है। तो नियोजन क्या है, नियोजन जो है ये लक्ष्य प्राप्ति या उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या नियोजन आवश्यक होता है, किसके, हमारे जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए या आवश्यक होता है, के लिए आवश्यक। ओके, तो किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी योजना बनानी पड़ती है और नियोजन करना पड़ता है। नियोजन क्या है, यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। और जो हमारी योजना है यह कैसी होती है, जो नियोजन होता है यह कैसा होता है, यह परिवर्तनशील होता है। कैसा, परिवर्तनशील होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक योजना जो हमने बना ली बस उसी बेस पे हम चलते रहेंगे। अगर बीच में कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम आती है तो योजना हमारी कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। लचीली होगी तो हम उसमें परिवर्तन करके जो भी कठिनाइयां आती हैं उनको दूर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी योजना हम बनाते हैं वो परिवर्तनशील होनी चाहिए, तब उसे अच्छा प्लान माना जा सकता है। और क्या होता है, यह जो है हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया। सतत चलने वाली प्रक्रिया का मतलब जो हुआ कि कोई भी योजना बनाए, बस वह योजना आज बनाया तो ऐसा तो नहीं हमने योजना एक बार बना ली फिर वो काम हो गया, खत्म हो गया। हमको जैसे आज हमने योजना बनाई कि मॉर्निंग में उठना है, बच्चे को लंच देना है, उसके बाद फिर हमको मंदिर जाना है। तो आज की ये योजना मेरी की, ये इसको क्या कहेंगे,
ये योजना आज की जो मैंने बनाई थी सुबह की वो मेरी कंप्लीट हो गई। फिर ऐसा नहीं है कि अगले दिन फिर हमको योजना नहीं बनाना, अगले दिन फिर कोई कार्य नहीं करना, अगले दिन फिर मुझे कोई कार्य करना है, लंच बनाना है, उसके बाद क्या करना है, मंदिर ना जाना सही, घर में ही पूजा करना, जो कि मेरा जल्दी हो जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो समय की बचत होगी। इस तरह से हमारी योजना जो है सतत रूप से निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज योजना बना लिया खत्म हो गया फिर कल के लिए मुझे योजना नहीं बनानी। हर एक कार्य के लिए योजना बनानी पड़ती है जो निरंतर चलती रहती है, इसलिए इसको कहा जाता है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और क्या है, योजना हमारा जो है एक तरह से मानसिक प्रक्रिया है। फिर कौन सी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया। ओके, योजना जो है इसको हम लोग मानसिक रूप से अपने में खुद से विचार करके तब बनाते ना, इसको हम लोग देख नहीं सकते कि क्या योजना, जब उसको हम कार्य रूप में क्रियान्वित करते हैं, जो परिणाम आते हैं तब हम देख सकते हैं हाँ आपकी जो योजना रही, जो आपने प्रबंध किया, मैनेजमेंट किया, वो बहुत अच्छा था। तो ये क्या है, मानसिक प्रक्रिया। इसको हम लोग मानसिक रूप से सोच विचार कर बनाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि नियोजन जो होता है वह मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। और क्या है, यह पूर्वानुमान पर आधारित होता है। किस पे, पूर्वानुमान पर आधारित। किस पे आधारित होता है, पूर्वानुमान पर आधारित होता है। जैसे हम लोगों ने कोई योजना बनाई है, मान लीजिए हमने योजना बनाई कि जो है आज हमको इतना पढ़ना है, आज के दिन मतलब हमको इतने टॉपिक को खत्म करना है। अब वो टॉपिक आज हमारी खत्म नहीं हुई, तो दूसरे दिन हम जो योजना बनाएंगे ये सोच के बनाएंगे कि कल हमने जो योजना बनाई थी टॉपिक जो है काफी लंबी बना ली थी, जिस वजह से वो कल कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो दूसरे दिन पढ़ाई की जब अपनी योजना बनाएंगे तो ये सोच समझ कर बनाएंगे कि पूर्व में मैंने जो योजना बनाई थी वो काफी लंबी हो गई थी, जिस वजह से मेरा टॉपिक कल का कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज हम उस पूर्व योजना को सोचते हुए आज की योजना में सुधार करके आगे बढ़ेंगे। तो ये इसको क्या कह सकते हैं कि यह पूर्वानुमान पर आधारित होता है। ओके, तो नियोजन क्या है, नियोजन जो है यह लक्ष्य प्राप्ति, हमारे जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए नियोजन आवश्यक होता है। और नियोजन क्या है, परिवर्तनशील है या परिवर्तित होता रहता है, और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और यह कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, और यह जो है पूर्वानुमान पर आधारित होती है। आई बात समझ में, नियोजन क्या है। ओके, अब ये हमारा नियोजन हो गया। अब नियोजन के कुछ चरण हैं, हम उनको देखेंगे। ओके, नियोजन के चरण। अभी ये मेरा नियोजन यानी आयोजन चल रहा है, फिर उसके बाद हम लोग नियंत्रण, आंकड़न, मूल्यांकन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब नियोजन के कुछ चरण हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या है, नियोजन के चरण यानी स्टेप ऑफ प्लानिंग। हमने जो प्लान बनाया है उसके कितने स्टेप होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसको मैं लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। इसमें पहला स्टेप क्या है, समस्या को परिभाषित करना। परिभाषित करना। और सेकंड हमारा क्या होगा, विकल्प ढूंढना। विकल्प ढूंढना। और थर्ड हमारा क्या है, विचार। और फोर्थ हमारा क्या होगा, उपयुक्त विकल्प, उपयुक्त विकल्प एवं संभावित हल। संभावित हल। और फिफ्थ हमारा क्या होगा, परिणाम या उत्तरदायित्व। परिणाम
या तो ये जो है नियोजन के हमारे 5 चरण हैं। कौन कौन से हैं? समस्या को परिभाषित करना, विकल्प ढूंढना, उस पर विचार करना, उपयुक्त विकल्प या संभावित हल, परिणाम या उत्तरदायी। अब सपोज दैट इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमको मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए जो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकली है, उस एग्जाम्पल के थ्रू हमको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने सोचा, किसी ने सोचा कि इस बार मेरा 2023 में टीजीटी में सिलेक्शन होना है कैसे भी करके। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए योजना बनाएंगे ना कि हमको पढ़ाई करनी है। अब उसमें इसके जो चरण है उसको समझिए। अब उसमें समस्या क्या आती है, हम सोचते हैं हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़े, ये समस्या आती है। तो ये नियोजन के जो चरण है, पहला चरण क्या होगा, आपको ये समस्या आई ना कि हम पढ़ाई कैसे करें। तो फर्स्ट चरण ये हो गया, समस्या को परिभाषित करना, मतलब कि आपके नियोजन में, आपके प्लान में, उद्देश्य प्राप्ति में जो समस्या है हम पहले उनको देखते हैं। तो नियोजन में कौन सी समस्या हमें कि हम पढ़ाई कैसे करें। फिर दूसरा क्या है, विकल्प ढूंढना। तो पढ़ाई करने के लिए हमको 3-4 राइटर की बुक मिल जाती है, वृंदा सिंह की, उषा मिश्रा की, और ऐसे कई बुक्स हमको, मालती शाश्वत की, मतलब कई सारी बुक हमको मिलती है। तो ये बुक जो है, कई बुक जो है, ये क्या है, कई बुक जो है ये हमारे लिए कई विकल्प है। पहले जो हमारी समस्या है कि हम कैसे पढ़े, दूसरे नंबर पे विकल्प ढूंढना आता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि हमारे पास कई बुक है, विकल्प कितने हैं, कई बुक है, कई विकल्प हैं, हम किससे पढ़ें। फिर हम उस पर विचार करते हैं, जैसे कई बुक है ना, तो वो हमारे कई विकल्प हो गए। फिर हम विचार करेंगे कि हम कौन सी बुक पढ़ें, इतनी सारी बुक है, इसमें से हम कौन सी बुक पढ़ें। तो ये हमारा क्या हो गया, विचार करना हो गया कि हम इसमें से कौन सी बुक पढ़ें। फिर क्या होता है, उपयुक्त विकल्प एवं संभावित हल। इसमें कि जब हम विचार करते हैं तो हमको ये समझ में आता है, कोई ना हम जो जितनी बुक है, 2-3 बुक को जो हमको अच्छी लगती है उसको देखते हैं, 1-2 बुक को, उसमें से जो अच्छे मैटर है उसको हम ले लेंगे, उसमें से अच्छे जो मैटर है उसमें उसको हम ले लेते हैं। फिर ये उपयुक्त विकल्प का चयन, उपयुक्त विकल्प हो गया, संभावित ये हल हमारा हो गया ना कि इसमें से जो कई बुक है उस पर हमने विचार किया कि कौन सी बुक पढ़े। फिर विचार करने पे ये समझ में आया कि उसमें से अच्छे जो मैटर है उसको हम चुन के ले लेते हैं। फिर परिणाम क्या सामने आता है, परिणाम ये सामने आता है जब हम उसमें अच्छे मैटर लेते हैं, तब ये समझ में आता है कि इन अच्छे मैटर को हमने ले लिया है, अब इसको हम अपनी तरीके से समझकर एक अच्छी नोट तैयार करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा परिणाम क्या निकल के सामने आया कि हम एक अच्छी नोट तैयार करेंगे। ठीक, तो जो इन सभी चरणों के बाद जो परिणाम आता है, ये जितने भी हमारे चरण हैं, इन सभी चरणों के बाद जो परिणाम आता है, उन्हीं उत्तरदायित्वों का निर्वहन हम इस चरण में करते हैं। इन विभिन्न चरणों के बाद जो भी परिणाम आता है, उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन हम इसमें करते हैं। तो आई बात समझ में, हमारी समस्या क्या है, हमने सोचा टीजीटी में सिलेक्शन होना है, तो उसके लिए योजना बनाई। अब योजना में ये समस्या आ रही है कि कौन सी बुक, मतलब कैसे हम पढ़ाई करें। तो ये हमारी समस्या हो गई। सेकंड चरण क्या है, विकल्प ढूंढना। कई बुक है जो हमारे लिए कई विकल्प है पढ़ाई के, तो उस पर हम विचार करते हैं कि कौन सी बुक हम पढ़ें। तो ये हमारा 3rd स्टेप हो गया। 4th स्टेप में हम सोचते हैं इसमें से हम अच्छे जो कई बुक है, इसमें से अच्छे मैटर को हम ले लेते हैं। फिर लास्ट में हमने क्या परिणाम हमारे सामने आता है कि इनमें से अच्छे मैटर लेकर हम अपनी खुद की अच्छी नोट तैयार करते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या, जो समस्या थी वह दूर हो गई। हमने ये प्लान बनाया कि मैं एक अच्छी नोट तैयार करके उसी से पढ़ाई करूंगी। ओके, तो ये सारे नियोजन के चरण हो गए। आई बात समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। हमने जितने इसके चरण है उसके बारे में बता दिया, प्रैक्टिकली उसके बारे में एग्जाम्पल दिया कि इन चरणों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। ओके, ये चरण जो है आपके
पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ये 5 चरण नियोजन के होते हैं। और ये जो चरण है ये किसके अनुसार है? ये चरण हमारे ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार है। ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार ये जितने भी चरण हैं वो हमारे इसके अनुसार है, ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार नियोजन के 5 चरण बताए हैं। अब क्या आता है इसमें, जैसे किसी भी राइटर का पूछता है कि इनके अनुसार नियोजन के कितने चरण हैं, या विदाउट किसी राइटर के पूछता है कि नियोजन के कितने चरण होते हैं, तो भी आप यही लिखेंगे, यही चरण लिखेंगे। और अगर किसी और एक राइटर के अकॉर्डिंग पूछता है तो भी आप यही चरण लिखेंगे। मतलब जैसे भी करके क्वेश्चन पूछता है नियोजन के यही चरण है। सभी लोगों ने इसी को सही माना है, इसलिए चाहे किसी भी राइटर के अनुसार पूछे या किसी बिना किसी राइटर के पूछे, तो नियोजन के हम इसी चरण के बारे में ही लिखेंगे। ये नहीं कि ये तो इस राइटर के बारे में पूछा है कि इनके अनुसार नियोजन की, मैम ने तो ग्रास एवं क्रैंडल बताया था, बट ऐसा नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएंगे नियोजन के चरण हर जगह आपके यही रहेंगे। अब हम लोग नियोजन के प्रकार के बारे में देखेंगे। नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? नियोजन के प्रकार। प्रकार तो नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? नियोजन जो है या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घकालीन नियोजन और अल्पकालिक नियोजन। दीर्घकालीन नियोजन, इसको क्या कहा जाता है? लॉन्ग टाइम प्लान। और इसको क्या कहा जाता है? लघुकालिक। ये आपका लघुकालिक नियोजन है जिसको शॉर्ट टाइम प्लान कहा जाता है। ओके, तो नियोजन 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक नियोजन और लघुकालिक नियोजन। दीर्घकालिक नियोजन जो ये होता है हमारा, तो ये जो लंबे टाइम के लिए हम योजना बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घकालिक नियोजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने प्लान बनाया कि 2025 तक हमको मकान लेना है या जमीन लेना ही लेना है, तो ये हमारा क्या हो गया? दीर्घकालिक नियोजन हो गया। या फिर हमने ये सोचा कि हमको इस सन तक, मतलब 2024 तक हमको नौकरी लेनी ही लेनी है, तो ये हमारा क्या हो गया? दीर्घकालिक नियोजन हो गया। तो ये सारी जमीन लेना, मकान लेना, जमीन लेना, मकान लेना, ये सारे हमारे क्या है? दीर्घकालिक नियोजन है। इसमें मतलब ये काफी टाइम लगता है इसको प्राप्त करने में। और लघुकालिक नियोजन जो होता है ये इसको शॉर्ट टाइम नियोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसको हम तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दीर्घकालिक नियोजन जो है इसमें क्या होता है? जमीन लेना या मकान लेने को हमने सोचा, तो ऐसा तो है नहीं जब हमने मन बनाया बस तुरंत से हम मकान ले लेंगे, क्योंकि हम लोग, हर कोई तो अंबानी नहीं है कि उसके पास पैसे हैं बस लेना ही है। तो जो हर व्यक्ति है तो वो मकान लेने का जब प्लान बनाता है कि हमको मकान लेना है, तो वो क्या करता है? वो अपने पैसे को, अपने जो धन को क्या करता है? स्टोर करने, सेव करने का कार्य शुरू कर देता है इस प्लान के अकॉर्डिंग कि हमको जमीन लेना है, तो वो पहले से ही हमको 25 में लेना है, तो आज से ही हम सेविंग करना शुरू कर देंगे। तो जैसे अपने पैसे को क्या करेगा? शेयर मार्केट में लगाएगा, म्यूचुअल फंड में लगाएगा, अलग से सेविंग अकाउंट में जमा करेगा।
तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, लघुकालिक नियोजन। क्या शेयर मार्केट में लगाना, म्यूचुअल फंड में, या फिर अलग से सेविंग अकाउंट में उसको जमा करेंगे, कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे पैसा जो है बचाने के लिए, जिससे हम जमीन ले सके। तो ये छोटे छोटे काम है इन पैसे को बचाने के लिए, शेयर मार्केट में लगाना, म्यूचुअल फंड में लगाना या सेविंग करना, ये सब क्या है हमारे लघुकालिक हो गए। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे दीर्घकालिक नियोजन जो होते हैं वह लघुकालिक नियोजन पर निर्भर होते हैं। क्या होता है, या दीर्घकालिक जो नियोजन है ये किस पर निर्भर होता है, लघुकालिक नियोजन पर निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है, डिपेंड होता है लघुकालिक नियोजन पर। ये हम कह सकते हैं ना, क्योंकि जब हमको जमीन लेना होगा तो हमने सोचा तुरंत से जमीन लिया नहीं, उसके लिए हमको लघुकालिक हमने योजना बनाई कि हमको हर मंथ इतने इतने पैसे बचाने, इतने सेव करने हैं जमीन लेने के लिए। तो ये जो हम सेव करते हैं, हर मंथ बचाते हैं, इसको हम लघुकालिक कहते हैं। और ये दीर्घकालिक हमने काफी लंबा प्लान सोचा है, तो ये दीर्घकालिक नियोजन है। आई बात समझ में? नियोजन दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक नियोजन और लघुकालिक नियोजन। अब हम ये हमारा नियोजन हो गया। नियोजन के बाद हम किसके बारे में देखेंगे, संगठन के बारे में। नियोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इसके कई चरण है ना। तो हम लोग किसके बारे में देखेंगे, संगठन। संगठन, अब ये संगठन क्या है, संगठन हम किसे कहते हैं, संगठन हमारी योजना से जुड़े हर पहलू को संगठित करना। इसके अंतर्गत क्या आता है, हमारी योजना से जुड़े हर पहलू को संगठित करना। संगठन का अर्थ क्या है, संगठन का अर्थ हमारी योजना से जुड़े हर पहलू को संगठित करना। ओके, संगठन का अर्थ क्या है, हमारी योजना से जुड़े हर पहलू को संगठित करना। जैसे हमने ये योजना बनाई कि हमको पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हमको बुक चाहिए, पेन चाहिए और कॉपी नोट्स वगैरह चाहिए ना। तो इसको हम क्या करते हैं, संगठित करने का कार्य करते हैं। तो संगठन का अर्थ क्या है, हमारी योजना से जुड़े हर पहलू को संगठित करना। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। किसका, क्रियाओं का निर्धारण, किसको हमको कैसे करना है, और क्रियाओं का समूहीकरण किया जाता है। और क्या किया जाता है, कार्यों का बंटवारा। कार्यों का बंटवारा किया जाता है। लास्ट क्या है, समन्वय, संतुलन व संबंध स्थापित करना। समन्वय, संतुलन व संबंध स्थापित करना। ओके, तो संगठन क्या है, हमारी योजना से जुड़े हर पहलू को संगठित करना। इसमें क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, क्रियाओं का समूहीकरण, कार्यों का बंटवारा किया जाता है कि तुमको क्या करना है और तुमको क्या करना है। समन्वय, संतुलन, संबंध स्थापित करने का कार्य होता है। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक स्कूल खोलना चाहता है, या फिर कोई है जो
कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके मन में ये बात आई कि हमको इंस्टीट्यूट खोलना है। तो पहले वो क्या करेगा, उसकी योजना बनाएगा कि हम अपने कार्य को, अपनी योजना को कैसे सफल कर सकते हैं। इसके लिए वह योजना बनाएगा ना कि हमको इंस्टीट्यूट खोलने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, फिर हमको ये चाहिए, एक सफल व्यक्ति चाहिए पढ़ाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें, सेटिंग के लिए लाइटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, उसकी योजना हो गई। अब तो वो योजना बना लिया कि हमको ऐसे ऐसे करके ये चीजें यहाँ से मैनेज करके हमको इंस्टीट्यूट खोलना है। अब वो योजना बना लिया, फिर संगठन में क्या करता है कि अब उसको कोचिंग खोलने के लिए बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, सीट चाहिए, बेंच चाहिए ना, तो वह बेंच को लेके आएगा, उसको इकट्ठा करने का कार्य करेगा, फिर वह लाइटिंग को सेट करेगा, बोर्ड मंगवाएगा, फिर एक योग्य टीचर मंगवाएगा। इस तरह से ये सारी व्यवस्था योजना के अनुसार अपनी करेगा, योजना को संगठित करने का कार्य करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, संगठन। उसने योजना बनाई और इसमें क्या किया, संगठित किया। जो इंस्टीट्यूट खोलने के लिए जरूरत सामान है या जिसकी जरूरत है उनको वह संगठित करेगा। फिर तुमको ये कार्य करना, टीचर को पढ़ाने का कार्य देगा, तुमको लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, तुमको साफ सफाई की व्यवस्था करनी है, ये सब संगठित करने का कार्य वो करेगा। हर एक व्यक्ति को उसका कार्यों का बंटवारा करेगा और जितने सामान की आवश्यकता है उनको संगठित करने का कार्य करेगा। तो ये हमारा संगठन हो गया। और फिर क्या, उन सभी में जैसे टीचर पढ़ा रहा है, लाइट चली गई तो उससे वह प्रभावित होगा ना, उस पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, बच्चा भी डिस्टर्ब होगा, टीचर भी डिस्टर्ब होगा। तो क्या होगा, तो उसके लिए लाइट मैन की जरूरत होगी, जिसको इंस्टीट्यूट में रखा गया है कि तुमको लाइट सेट करने का काम करना है। लाइट खराब होती है, लाइट चली जाती है, जनरेटर चलाना है या जो भी करना है। तो ये क्या, आपस में संबंध और संतुलन स्थापित करना, इसको हम कह सकते हैं। इंस्टीट्यूट या संस्था के जितने भी लोग हैं उसमें आपस में संतुलन और संबंध होता है, जिससे वह प्रभावित होते हैं। तो ये हमारा संगठन हो गया। अब हम संगठन के बाद क्या देखेंगे, नियंत्रण। नियंत्रण, जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल। ओके, और तो हमारा प्रबंधन का कौन सा चरण है, यह नियंत्रण। नियंत्रण क्या है, नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। क्या करती है, नियंत्रण ऐसी क्रिया है, नियंत्रण ऐसी क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। संगठन को गति प्रदान करती है। तो हम नियंत्रण किसे कहते हैं, तो नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। अब हमने जो योजना बनाई, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, योजना हो गया। तो हमने जो योजना बनाई उस योजना को इसमें क्रियान्वित किया जाता है और जो संगठित चीजें हमारे जो संगठन है उसको हम गति प्रदान करते हैं, यानी अपने कार्य को स्टार्ट करते हैं। लाइट की व्यवस्था हो गई, सीट की, बेंच की व्यवस्था इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए की गई थी ना, सारी व्यवस्था हो गई। तो अब हम सभी को गति प्रदान, सीट पे बच्चे आएंगे तो बैठेंगे, लाइट का काम पढ़ा रहे हैं तो लाइट चलेगा ही, ये सारी चीजें होंगी। तो नियंत्रण में क्या होता है,
योजना को क्रियान्वित किया जाता है और संगठन को गति प्रदान की जाती है। नियंत्रण को हम इस तरह से कह सकते हैं, एक तरह से यह शक्ति और बल भी कहा जा सकता है नियंत्रण को। और निकिल और डार्सी जो है, निकिल एवं डार्सी, इन्होंने क्या कहा है, नियंत्रण को एक यंत्र बताया है जो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। इन्होंने क्या कहा है, नियंत्रण एक यंत्र है जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। नियंत्रण एक यंत्र है जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि विद्यार्थी के अनुसार नियंत्रण क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, नियंत्रण एक यंत्र है जो हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। अब जो ये नियंत्रण है, नियंत्रण के भी हमारे कई चरण हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नियंत्रण क्या है? नियंत्रण, आप ये इसको पढ़ के आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि नियंत्रण क्या है। नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमने पूर्व में योजना बनाई है उसको वह क्रियान्वित करती है, और जो हमने संगठन बताया, संगठित जो करने को बताया है, उस संगठन को यह गति प्रदान करने का कार्य करती है। अब हम नियंत्रण के चरण के बारे में देखेंगे। नियंत्रण के चरण, स्टेप ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के चरण। अब नियंत्रण के कितने चरण हैं? नियंत्रण के 3 चरण हैं। कौन कौन से हुए? बल देना, पहला आपका क्या होगा, बल देना। दूसरा आपका क्या है, निरीक्षण, क्या है, निरीक्षण। और दूसरा, तीसरा आपका क्या है, समायोजन। ओके, तो नियंत्रण के ये 3 चरण हैं। बल देना, निरीक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, चेक करना, इसमें चेक किया जाता है, चेकिंग। ओके, और ये समायोजन को एडजस्टिव या एडजस्टमेंट जो भी कहे। एडजस्टिव। तो नियंत्रण के कितने चरण हैं? बल देना, निरीक्षण, जिसमें हम चेक करते हैं कि कार्य सही हो रहा है कि नहीं, उसका चेक करते हैं। और समायोजन, जिसमें इसको हम क्या कहते हैं, एडजस्ट करना या एडजस्टिव कहते हैं। तो बल देना, बल देना इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम टीचर जो है पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा, बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। मोटिवेट करेगा तो उसको बल मिलेगी, वह पढ़ेगा। बल देने के लिए क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। तो बच्चे से क्या करेगा, टीचर बच्चों को पढ़ने के लिए बल देगा। कौन, टीचर। टीचर बच्चों को पढ़ने के लिए क्या देगा, बल देगा। ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझना है हम बल देने नियंत्रण में कैसे क्या करते हैं। तो टीचर बच्चे को पढ़ने के लिए बल देगा, फिर वह निरीक्षण करेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। क्या करेगा, कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, पढ़ रहे या नहीं। ओके, इसका वह निरीक्षण करेगा। पहले बच्चों से कहेगा कि तुम पढ़ो, उनको मोटिवेट करेगा, पढ़ना जरूरी है, आप लोग पढ़िए। फिर जिससे उनको बल मिलेगा, वह अपने मोटिवेशन के द्वारा मोटिवेट करके बच्चों को बल देगा पढ़ाई के लिए। फिर वह निरीक्षण करेगा, चेक करेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं।
फिर समायोजन, इसको हम एडजस्टिव कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अगर पढ़ाई में जो समस्या आ रही है, कोई परेशानी आई, तो उसमें हम समस्या को दूर करते हैं, समझते हैं कि क्या परेशानी है, उसको समझकर उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं या दूर करते हैं। तो ये चीज आपको आई, पढ़ाई में अगर कोई समस्या आती है तो उसको हम टीचर दूर करेंगे। तो इस तरह से हम फॉर एग्जाम्पल टीचिंग को लेके समझा रहे हैं, जिससे आप समझ जाइए। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। नियंत्रण के 3 चरण हैं, बल देना, निरीक्षण और समायोजन। बल देना में टीचर बच्चों को कैसे बल देगा कि तुम पढ़ो, और निरीक्षण में चेक करेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, और समायोजन में क्या होता है, इसमें बच्चों को पढ़ाई में क्या परेशानी आ रही है, इसको वह दूर करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से हम बल देना, निरीक्षण और समायोजन को समझ सकते हैं। तो नियंत्रण के कितने चरण हैं, 3 चरण, बल देना, निरीक्षण और समायोजन। तो ये हमारा नियंत्रण हो गया। अब लास्ट हमारा क्या बचा है, मूल्यांकन। अब हम किसके बारे में देखेंगे, मूल्यांकन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं प्रैक्टिकली उसका एग्जांपल दे रही हूँ। बट अगर तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से समझा दूंगी। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर से उसको समझा दूंगी। एग्जाम्पल और कई भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो अभी हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बारे में मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिससे इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए। तो लास्ट स्टेप क्या है हमारा, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या कहते हैं इसको, वैल्यूएशन। ओके, लास्ट क्या होगा, मूल्यांकन। हमने योजना बनाई, फिर उसको नियंत्रित किया, संगठित किया, नियंत्रित किया, फिर लास्ट में मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, पूर्व में की गई क्रियाओं का हम क्या करते हैं, क्रियाओं के परिणामों का परीक्षण करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है हमारा, पूर्व में की गई क्रियाओं के परिणामों का परीक्षण करना ही, पूर्व में की गई क्रियाओं के परिणामों का परीक्षण करना ही क्या है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है, पूर्व में जो क्रियाएं की गई हैं उनसे जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनका परीक्षण करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। इसमें ये देखा जाता है, इसमें मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि हमने जो उद्देश्य लेके योजना बनाई है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं। मूल्यांकन में क्या देखा जाता है, हमने जिस उद्देश्य को लेकर अपना प्लान बनाया है, जो पूरा मैनेजमेंट किया है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। हुई तो कैसे हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसको हम देखते हैं, फिर उस हिसाब से उसमें सुधार किया जाता है। अर्थात इसमें क्या देखा जाता है कि हमने कितना अचीव किया, हमने जो अपना गोल लेके, मैं जो आगे बढ़ी हूँ अपना गोल लेके, जैसे हमको टीजीटी निकालना है, तो उसके लिए हमने अपनी योजना बनाई थी ना, लास्ट में हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि हम कितना पेपर कर पा रहे हैं, पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कितना हमने अचीव किया, उसको हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा। तो मूल्यांकन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है कि हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, या हमने कितना अचीव किया है। ओके, तो मूल्यांकन क्या है, पूर्व में की गई क्रियाओं के परिणामों का परीक्षण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। अब ये हमारे जो मूल्यांकन है, ये भी कई प्रकार के होते हैं मूल्यांकन।
अब हम मूल्यांकन के प्रकार देखेंगे। मूल्यांकन के प्रकार। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सर्वोपरि मूल्यांकन। दूसरा, सविस्तार मूल्यांकन। कौन सा है? सविस्तार मूल्यांकन। और तीसरा, सापेक्ष। आफ्टर देन निरपेक्ष मूल्यांकन। उसके बाद हमारा औपचारिक आफ्टर देन अनौपचारिक। ये सब हमारे क्या है? मूल्यांकन के प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। सातवां हमारा क्या होगा? निर्माणात्मक और संकलनात्मक। निर्माणात्मक नीचे दिख रहा है, संकलनात्मक। ओके, तो हमारे ये मूल्यांकन के प्रकार हैं कौन कौन से? सर्वोपरि मूल्यांकन, सविस्तार मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, निरपेक्ष, औपचारिक, अनौपचारिक, निर्माणात्मक और संकलनात्मक। ओके, ये हमारे मूल्यांकन के प्रकार हैं। अब ये सर्वोपरि मूल्यांकन जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ओवर इवैल्यूएशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर इवैल्यूएशन। सर्वोपरि मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? जैसे इसमें कोई बुक लिए तो उसमें हम क्या करते हैं? बुक की बस मेन हेडिंग देख लेते हैं कि क्या होगा। बस मेन चीजों को बुक की देख लेना। इस तरह से हम किसी बुक का मूल्यांकन कर रहे हैं, बुक अच्छी है या नहीं अच्छी है, तो हम क्या करते हैं? मेन बस उसकी हेडिंग देख लेते हैं, क्या क्या मैटर इसमें दिए हुए हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? उसमें ऊपर देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? ऊपर उसका देख लेते हैं मेन हेडिंग। तो ये क्या हो गया? सर्वोपरि। बुक का मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये सर्वोपरि मूल्यांकन होगा। और सविस्तार मूल्यांकन में क्या होता है? जैसे हम बुक की लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, मेन हेडिंग के अंदर क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन स्टार्ट से लास्ट तक पूरा पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? डीपली इसमें पढ़ा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? सविस्तार मूल्यांकन। इसमें बुक का जब हम मूल्यांकन, किसी बुक को उठाए हैं, उसका हमको मूल्यांकन करना, ये बुक अच्छी है या नहीं अच्छी है, तो हम क्या करते हैं? सर्वोपरि मूल्यांकन जो है, इसमें बस मेन हेडिंग देख लेते हैं। और सविस्तार मूल्यांकन में क्या करते हैं? उसका डीपली पढ़ते हैं हम लोग, शुरू से लास्ट तक, लाइन टू लाइन। और सापेक्ष मूल्यांकन में क्या हुआ? जैसे सापेक्ष मूल्यांकन का मतलब तुलनात्मक विवेचन होता है। क्या होता है? तुलनात्मक होता है, यानी इसमें तुलना की जाती है। और सापेक्ष मूल्यांकन को इसलिए अच्छा माना गया है। क्या माना गया है? अच्छा, यानी बेस्ट माना गया है, क्योंकि इसमें सापेक्ष मूल्यांकन में तुलनात्मक विवेचन किया जाता है, इसमें तुलना की जाती है। सपोज दैट, जैसे पिछले एग्जाम में हम लोग कोई एग्जाम दिया है, पिछली बार उसका टीजीटी में 75% आया था, नेक्स्ट टाइम वो एग्जाम दिया तो उसका 85% आया। तो क्या हुआ? उसमें हम तुलना करेंगे ना, ये तुलना करेंगे कि पिछली बार हमें क्या खामियां रह गई, क्या कमियां रह गई, जिस वजह से मेरा इतना कम नंबर आया था। और हमने इस बार क्या सुधार किया, जिस वजह से इस बार मेरा नंबर अधिक आया। हमको किसी को बताना, अपना एक्सपीरियंस, किसी का सिलेक्शन हो गया, बताना है कि आप कैसे सेलेक्ट हुए, तो आप यही तो मूल्यांकन करेंगे ना कि पहले। और सापेक्ष मूल्यांकन में यही होगा कि आप पहले के मार्क्स को और दूसरे मार्क्स में कंपेयर करेंगे कि हमने क्या कमी पिछली बार रखा जो इतने कम मार्क्स आए, और इस बार क्या हमने सुधार किया जो अच्छे मार्क्स आए। तो ये क्या होता है? तुलनात्मक होता है, इसको बेस्ट माना जाता है। और निरपेक्ष मूल्यांकन में क्या होता है? यह तुलनात्मक नहीं होता है, यह उतना बेस्ट नहीं माना जाता। और
औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन आपका जो होता है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि औपचारिक मूल्यांकन हमारा वेल प्लान्ड होता है। कैसा होता है? या वेल प्लान्ड होता है। ओके, या वेल प्लान्ड होता है, मतलब अच्छे तरीके से प्लान करके हम इस मूल्यांकन को करते हैं। कोई जो मूल्यांकन करना है तो हमको बढ़िया तरीके से हमको क्या पूछना, क्या क्या देखना है, क्या क्या उसमें मैटर देखने हैं, ये क्या पॉजिटिविटी देखनी, क्या निगेटिव देखना है, ये सारी चीजें हम पहले से प्लान कर लेते हैं। अच्छी तरह से प्लान बना के तब इस मूल्यांकन को करते हैं। सपोज दैट इसके लिए एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे इंटरव्यू हुआ, किसी का इंटरव्यू है ना, तो उसमें से पहले से प्लान किया होता है कि हमको पहले उसके बारे में जानना है, कहाँ से पढ़ी, क्या नाम है, उसकी पर्सनालिटी को देखना, पर्सनालिटी की मतलब ड्रेस को कैसे उसने सेट किया हुआ है, अपने किस टाइप का पहना हुआ है, या फिर उसके नॉलेज के बारे में हमको क्या क्या जानकारियां लेनी है। ये सब प्लान होता है ना इंटरव्यू में कि इस टाइप से हमको ये क्वेश्चन, हर तरह से उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी, उसका मूल्यांकन करना है। तो ये क्या होता है, अच्छी तरह से प्लान बना के औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है। और अनौपचारिक मूल्यांकन जो होता है या वेल प्लान्ड नहीं होता है। कैसा? वेल प्लान्ड नहीं होता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बस में बैठ के कहीं जा रहे हैं, बगल वाली सीट पे कोई सदस्य बैठा हुआ है, तो आप क्या देखते हैं, आपस में बातचीत होती है, तो ऊपर ऊपर क्या बस पूछिए आप कहाँ से हो, कहाँ जाना है आपको, इस तरह से उसका मूल्यांकन आप लोगों ने, बगल वाले ने कर लिया कि इसको कहाँ जाना है, क्या करना है, ऊपर ऊपर कर लिया, तो ये वेल प्लान नहीं होता है। तो ये अनौपचारिक मूल्यांकन है। और निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, इसमें बार बार हर स्टेप पर मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन में बार बार हर स्टेप में मूल्यांकन किया जाता है। बार बार हर स्टेप में मूल्यांकन किया जाता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को, तो लेसन उस दिन जो पढ़ाया हुआ लेसन कंप्लीट हुआ, वह टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर बच्चे से पूछेगा, उसमें से क्वेश्चन कुछ उठाएगा, उसमें से उससे आंसर पूछेगा। तो ये क्या होगा, कई क्वेश्चन आंसर हर बच्चे से पूछे, तो ये बार बार क्या होता है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? निर्माणात्मक मूल्यांकन। और संगठनात्मक मूल्यांकन जो होता है, यह इसमें बार बार नहीं किया जाता है, यह वन टाइम होता है। कैसा होता है? वन टाइम। इसमें बार बार मूल्यांकन नहीं किया जाता है, या वन टाइम होता है। जैसे कोई भी लेसन हमने पढ़ाया, उसको कंप्लीट किया, तो उससे क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया, बार बार उसमें हर स्टेप पढ़ाते जा रहे, क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। तो ये हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन हो गया। और संकलनात्मक मूल्यांकन वन टाइम होता है, जैसे हमारा एनुअल एग्जाम हो गया, ये हमारा, उसमें हम देखते हैं बच्चों को लास्ट में उसने जो हमने पढ़ाया कितना अचीव किया। तो ये हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, गृह प्रबंध की जितनी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, उनके जितने चरण हैं इन सभी के बारे में डिस्कशन किया। तो आज हमारा आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, गृह प्रबंध की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। अब कल हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।